हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स अतुल्या के अंदर। प्रीलिम्स अतुल्या जो हम 2022 का प्रीलिम्स अतुल्या है, प्रीलिम्स 2022 जो जून 5 को आपका प्रीलिम्स हो रहा है यूपीएससी का, उसको टारगेट कर रहा है प्रीलिम्स अतुल्या। तो उसके अंडर हम इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, करंट अफेयर्स। तो ये इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स में हम फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, जो फिस्कल जो डेवलपमेंट्स हुई है, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल सेक्टर यानी कि टैक्सेशन, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू जनरेशन, उसके कंटेक्स्ट में क्या ट्रेंड्स रहे हैं पिछले 1-2 साल में, क्या डेवलपमेंट्स रही हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। तो ये हम डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी में आपका। तो मैं दीपक सिंह सर। तो फ्रेंड्स, ये हम पढ़ेंगे आपका फिस्कल पॉलिसी का। तो फिस्कल इंडिकेटर्स की क्या परफॉर्मेंस रही है आपका 2021-22 में, एक बार ये देख लेते हैं कि क्या ट्रेंड्स रहे हैं आपके फिस्कल पॉलिसी में। तो फिस्कल डेफिसिट कितना रहा था? तो फिस्कल डेफिसिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ऑफ आपका नवंबर 2021 स्टूड एट 46.2%। 46.2% ऑफ द बजट एस्टिमेट्स आपका रहा था फिस्कल डेफिसिट आपका। तो फिस्कल डेफिसिट आपका रहा था 46.2% ऑफ द बजट एस्टिमेट्स कंपेयर टू 135.1% ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन 2020-21। क्योंकि कोरोना वायरस का पेंडेमिक हुआ था, तो उसमें आपका फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ गया था। 2020-21 में आपका 135% आपका बच गया था, बट दैट गॉट रिड्यूस टू नवंबर 2021 में आपका 46% एंड 114% था आपका ड्यूरिंग द 2019-20 के पीरियड में। तो आप देख सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट आपका रिड्यूस हो रहा है। सो ड्यूरिंग दिस बोथ पीरियड, बोथ फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट आपका स्टूड एट लेवल्स मच बिलो द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल्स इन द प्रीवियस 2 years। फिस्कल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, इसके लिए आप हमारे फाउंडेशन बैच के जो कोर्सेज हैं, साथ में आपके प्रीलिम्स अतुल्या में जो इकोनॉमिक्स के जो स्टैटिक पार्ट जिन्होंने कवर करा है, वो आप देख सकते हैं इसमें। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको सिर्फ डेवलपमेंट्स बता रहा हूँ कि क्या ट्रेंड्स रहे हैं, जो रीसेंट स्टैटिस्टिक्स रहे हैं। द प्राइमरी डेफिसिट ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू नवंबर 2021 टर्न्ड अप at nearly half of the level it had reached during April to November 2019 आपका। तो ये हमने फिजिकल डेफिसिट आपको बता दिया, प्राइमरी डेफिसिट क्या रहा था उसका बेसिक ट्रेंड बता दिया है कि पहले बहुत ज्यादा था, अब उससे थोड़ा कम होकर 46% में फिजिकल डेफिसिट है। अब रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में देख लेते हैं कि टैक्सेशन एंड नॉन टैक्सेशन दोनों से आपका रेवेन्यू कितना बड़ा है। सो रेवेन्यू रेसिपिट्स हैव ग्रोन एट अ मच हायर पेस during the current financial year of April to November 2021 compared to the corresponding periods during the last 2 years। ये आपका रेवेन्यू रेसिपिट रहा है। दिस परफॉर्मेंस इज एट्रीब्यूटेड टू कंसिडरेबल ग्रोथ इन बोथ टैक्सेशन एंड नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों आपका इंक्रीज हुआ है। द नेट टैक्स रेवेन्यू to the center, which was envisaged to grow at 8.5% in 2021-22 budget estimates relative to 2020-21 grew at 64.19%, यानी 65% आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू आपका सेंटर का बढ़ा है ओवर द कॉरस्पॉन्डिंग ईयर आपका। विद इन डायरेक्ट टैक्सेस अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस, नॉन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू आपका होता है। तो ये आपके रेवेन्यू के सोर्सेज रहते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू मैंने आपको बता दिया था कि 65% आपका ग्रू करा था। डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें सो पर्सनल इनकम टैक्स हैज ग्रोन एट 47% and at 29% over the period April to November 2019। Corporate income tax registered a growth of 90% over April November 2020 आपका। तो पर्सनल इनकम टैक्स के तो ग्रोथ हुई है 47%, आपका 90% से तो आपका कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी बढ़ा है। इनडायरेक्ट टैक्स रिसीप्ट्स हैव रजिस्टर्ड अ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 39% ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 months ऑफ द फिस्कल ईयर ऑफ 2021-22 आपका। The rise in import of goods and services ensured due to the recovery on both manufacturing sector and consumption demand। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ा सा आपका इंप्रूवमेंट हुई थी एंड कंजम्पशन डिमांड में भी इंप्रूवमेंट हुई थी। सो दैट लेड टू अ राइज इन कस्टम्स कलेक्शन आपका। द रेवेन्यू फ्रॉम एक्साइज ड्यूटीज registered a year-on-year growth of 23% during the April to November 2021। Government had raised the excise duty on petrol and diesel to garner revenue during the year 2020-21। However, by the end of November 2021, when the global oil prices had increased, other tax revenue sources had recovered, and inflation pressures were building up in the economy, central excise duty on petrol and diesel was reduced। तो आपका 2020-21 में, जो बड़ा सा लंबा सा सेंटेंस है, अगर इसमें बताऊं तो 2020-21 में आपकी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल आपका इंक्रीज कर दिया गया था। बट आपका जब आपका ग्लोबल प्राइस और आपका बढ़ रहा था, ऑयल प्राइस ऑलरेडी बढ़ रहा था, साथ में और भी टैक्स रेवेन्यू से आपके सोर्सेज आ रहे थे,
इन्फ्लेशन का प्रेशर था। तो इस बैकग्राउंड में आपका गवर्नमेंट ने ये कहा था कि नवंबर 2021 में आपका ये लेट 2021 में आपका उन्होंने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल रिड्यूस करी थी आपकी। अब रेवेन्यू कलेक्शन में अगर हम जीएसटी की बात करें, ओवर द लास्ट 4 years जीएसटी रेवेन्यूज हैव स्टेडीली ग्रोन एंड द ईयर ऑन ईयर एवरेज of monthly GST collection has increased from 0.9 lakh crore in 2017-18 to 1.19 lakh crore in 2021-22. The non-tax revenue collection up to November 2021 registered an year-on-year increase of 79%. The key component of dividends and profits. तो ये हमने अगर रेवेन्यू कलेक्शन देखे, जीएसटी की बात करें, नॉन टैक्स रेवेन्यू की हमने बात कर ली। अब अगर हम डिविडेंड्स की बात करें, द की कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज रुपीज आपका 1 लाख करोड़ सरप्लस ट्रांसफर फ्रॉम आरबीआई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आरबीआई आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को डिविडेंड का सरप्लस कुछ देती है आपका, तो वो आपको दिया था 1 लाख करोड़ आपका दिया था। तो ये पॉइंट आपका ध्यान रख लेना। एज वी कैन सी द ग्रोथ इन मेजर एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2021-20, ये अगर आप देखें इस टाइम पे, तो आप कॉर्पोरेशन टैक्स में आप देखें तो ग्रोथ इन अप्रैल ड्यूरिंग आपका एंड ग्रोथ इन अप्रैल नवंबर ड्यूरिंग ओवर अप्रैल टू नवंबर 2019। तो ये आपका 2020 के कंपैरिजन में कितना ग्रोथ हुआ था, ये 2019 के कंपैरिजन में कितना ग्रोथ हुआ है आपका, ये देख सकते हैं आपका। तो ये कॉर्पोरेशन टैक्स है, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन कॉर्पोरेट टैक्स आपका, ये डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आ गए, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस में देखें तो कस्टम्स आपका आ गया, यूनियन एक्साइज ड्यूटी आ गया एंड ग्रॉस जीएसटी टू द सेंटर। अगर हम सेंटर के लेवल पे देखें तो ये आपका ग्रोथ रहा है आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो हमने फिस्कल डेफिसिट के बारे में पढ़ लिया, प्राइमरी डेफिसिट के बारे में देख लिया, रेवेन्यू देख लिया, टैक्सेशन, नॉन टैक्सेशन, कॉर्पोरेट टैक्स आपका, डायरेक्ट इनकम टैक्स, उन सब से देख लिया। अब हम एक्सपेंसेस के बारे में भी देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर आपका। तो एक्सपेंडिचर के बारे में अगर हम देखें, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 9% एंड स्टूड एट ऑलमोस्ट 60% टू बजट एस्टिमेट। तो बजट एस्टिमेट के 60% आपका एक्सपेंसेस था आपका। While the revenue expenditure has grown by 8%, the non-interest revenue expenditure grew by आपका 4% over April to November 2020। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसने भी आपकी ग्रोथ हुई थी ओवर द ईयर आपका। सब्सिडीज के बारे में देख लेते हैं। तो हमने रेवेन्यू के बारे में देख लिया, एक्सपेंडिचर देख लिया आपका, बजट एस्टिमेट्स के कितना आपका 60% है। सब्सिडीज के बारे में देखते हैं। तो अप्रैल से नवंबर 2021 में द एक्सपेंडिचर ऑन मेजर सब्सिडीज स्टूड एट 2.3 लाख करोड़ आपका। अप्रैल से नवंबर 2021 में एक्सपेंडिचर ऑन मेजर सब्सिडीज आपका था 2.3 लाख करोड़। फूड सब्सिडी था आपका, was the major component of total subsidies and that was at 2/3 of its budget estimate, that is 1.64 lakh crore during the first 8 months of 2021-22 आपका। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना provides free food grains to the beneficiaries over and above the regular monthly NFSA फूड ग्रेन्स आपका। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके बारे में आप पढ़ लेना, इसको IMF ने भी आपका अप्रिशिएट करा और उसी ने कहा है कि इसी के चक्कर में, इस योजना के चक्कर में एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया में आपकी बहुत कम हो गई थी आपकी। तो उसके बारे में प्लीज आप पढ़ लेना। फूड सब्सिडी आपका मेजर कंपोनेंट टोटल सब्सिडी का जो आपका 2/3 है, तो 2.3 लाख करोड़ में से 2/3 यानी कि आपका 66% आपका तो फूड सब्सिडी हो जाता है, 1.6 करोड़ आपका। तो एक्सपेंडिचर ऑन फूड सब्सिडीज अगर आप अप्रैल से नवंबर 2021 में अगर आप देखेंगे तो कितने आपका टोटल मेजर सब्सिडीज आपका है 2.3 लाख करोड़ आपका, जिसमें से फूड सब्सिडी आपका 1.64 यानी कि आपका 66% तो यही है आपका। फिर दूसरा आपका आता है फर्टिलाइजर सब्सिडी एंड देन पेट्रोलियम सब्सिडी आपका आता है। तो लगेगा कि पेट्रोलियम सब्सिडी का शायद सबसे ज्यादा अमाउंट है, पर फूड सब्सिडी फर्स्ट आपका, उसका सबसे हाईएस्ट शेयर है, देन फर्टिलाइजर सब्सिडी एंड पेट्रोलियम सब्सिडी आपका 3rd नंबर पे। तो पेट्रोलियम सब्सिडी तो सबसे कम है, बहुत नेग्लिजिबल है आपका। सबसे ज्यादा आपका 66 लाख आपका 1000 करोड़ आपका फर्टिलाइजर सब्सिडी है 2nd नंबर पे, 1300 करोड़ आपका पेट्रोलियम सब्सिडी है एंड 1.6 लाख करोड़ आपका फूड सब्सिडी है। तो ये आप ध्यान रख लेना इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अब हम देखते हैं फाइनेंसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, क्योंकि फाइनेंसेस को भी ब्रेक करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे एंड जनरल गवर्नमेंट के लेवल पे भी, यानी कि कंबाइंड सेंटर एंड स्टेट में आपका देखते हैं फाइनेंसेस में क्या ट्रेंड रहे हैं। तो व्हाट आर द लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स इन फाइनेंसेस एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, उसके बारे में आप देख लेते हैं।
तो ट्रेंड इन डेफिसिट मैंने आपको बताया था, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो ये आपके तीन होते हैं। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आपका ये ग्रीन वाला है, प्राइमरी डेफिसिट आपका येलो वाला है, एंड फिस्कल डेफिसिट आपका ये ऑरेंज वाला है। तो फिस्कल डेफिसिट में अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ये 6.8 पे आपका 2021-22 का बजट एस्टिमेट है। 2021-22 के बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 6.8% आपका रहेगा फिस्कल डेफिसिट, आपका 4.1% पर रहेगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, आपका रेवेन्यू डेफिसिट या फिर बात करें, एंड प्राइमरी डेफिसिट आपका रहेगा 3.1% पे आपका। तो ये ट्रेंड इन डेफिसिट है आपका। 2020-21 में बहुत ज्यादा आपका बढ़ गया था, 9.2% पे आपका फिस्कल डेफिसिट था, 7.4% पे आपका रेवेन्यू डेफिसिट था, एंड प्राइमरी डेफिसिट आपका इस पे रहा था आपका ये 5.8% पे। तो ये आपके ट्रेंड रहे थे, 6.8%, 4.1% एंड 3.1%, ये आपके ट्रेंड रहे थे आपके। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या रहा था ट्रेंड ओवरऑल। तो 2020-21 में देयर वाज शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू कलेक्शन ओइंग टू द इंटरप्शन इन द इकोनॉमी, क्योंकि आपकी शॉर्टफॉल इस वजह से रहा था क्योंकि बिजनेस हो नहीं रहा था, टैक्सेशन कलेक्शन कम हो गई थी और एक्सपेंसेस आपके ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि गवर्नमेंट को वहां पे इंश्योर करना था, सब्सिडी प्रोवाइड करनी थी। रिसेशन के टाइम पे अगर रिवाइवल होना होता है तो गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है। सो पेंडेमिक को के कंटेक्स्ट में आपका माइग्रेंट्स को बचाना है, पुअर सेक्शंस को बचाना है, तो उसके चक्कर में गवर्नमेंट का स्पेंड काफी बढ़ गया था। एज अ रिजल्ट द बजटेड फिजिकल डेफिसिट इन 2020-21 was revised from 3.5% to 9.5%, ये आपका था 2020-21 का। एंड आपका तो इस तरीके से देखें तो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट जो आपकी प्रेजेंट करी थी 2021-22 की, तो दैट एनविसेज्ड a fiscal deficit target of 6.8% of GDP for 2021-22। तो ये मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट के आपके ट्रेंड बता दिए थे आपके कि मीडियम टर्म आपका जो फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट है 2020-21-22 की, तो उसमें 6.8% आपका फिस्कल डेफिसिट है, आपका 4.1% आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, एंड 3.1% आपका प्राइमरी डेफिसिट है आपका। अगर हम इन ट्रेंड इन रिसिप्ट से देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिसिप्ट्स कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू नॉन डेप्ट एंड डेप्ट रिसिप्ट सॉर्ट्स का। द नॉन डेप्ट रिसिप्ट्स कंप्राइजेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट्स आपका। तो ये आपका नॉन डेप्ट रिसिप्ट्स है आपका, जिसके अंदर आता है आपका टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट्स। डेप्ट रिसिप्ट्स आपका जो होता है दैट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ मार्केट बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज which the government is obliged to repay in the future। तो ये आपका debt receipts आता है which consist of market borrowings and other liabilities। Budget estimates target significantly, the budget 2021-2022 targeted significantly higher growth in the non-debt receipts of the central government आपका। नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे ट्रेंड देखें तो क्या है। सो नॉन टैक्स रेवेन्यू कंसिस्ट मेनली ऑफ इंटरेस्ट रिसिप्ट्स ऑन लोन टू स्टेट्स एंड यूटीज, dividends and profits from public sector enterprises including surplus of Reserve Bank of India transfer to Government of India, जो मैंने आपको बताया था कि 0.99 आपका लाख करोड़ आपका यानी कि 1 लाख करोड़ का आपका डिविडेंड सरप्लस ट्रांसफर करा था। एंड एक्सटर्नल ग्रांट्स एंड रिसिप्ट्स फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आपका आता है। दीज सर्विसेज इंक्लूड फिस्कल सर्विसेज लाइक करेंसी, कॉइनेज एंड मिंट, general services such as public service commission and police, social services like education and health, and economic services like irrigation, transportation and communication। जो 2021-22 का बजट है that envisage generation of 2.4 लाख करोड़ of non-tax revenue, 16% higher than the 2020-21 provisional estimates। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि टैक्सेशन का कंपोजिशन ऑफ टैक्सेस एंड ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू अगर हम एक बार देख लेते हैं कि 2021-22 का जो बजट एस्टिमेट था, 2021-22 का बजट एस्टिमेट, उसमें आपका टैक्सेशन का आपका क्या ब्रेकअप है आपका। तो अगर हम देखें तो कॉर्पोरेशन टैक्स आपका 25% था, 1/4 था, एंड 1/4 आपका टैक्सेस ऑन इनकम टैक्स अदर देन कॉर्पोरेशन टैक्स आपका। तो यानी कि आपका 50% आपका हो गया आपका डायरेक्ट टैक्सेस हो गया, तो 50%। तो ये आपका 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ये बजट आपका था। ये आपका देख सकते हैं कि 50% आपका कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, 50% आपका इनकम टैक्स हो गया आपका। फिर आपका हो गया कस्टम टैक्स। अगर हम कस्टम्स ड्यूटी के बारे में देखें तो 6% था आपका, ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आ गया। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज के बारे में बात करें अगर हम की, तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी आपकी 15% होगी एंड जीएसटी आपका 29% हो गया। तो इसमें
मतलब नॉर्मली आपका होता था कि कॉर्पोरेशन टैक्स आपका या फिर पर्सनल इनकम टैक्स आपका हाईयर होता था, तो जीएसटी 29% आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। फिर उसके बाद आपका अगर सीक्वेंस में देखें तो दो डायरेक्ट टैक्सेस आपके हो गए, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड टैक्सेस ऑन इनकम देन अदर देन कॉर्पोरेशन टैक्स, ये आपका 25% आपका हो गया। और उसके बाद आपका होता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी आपका 6% है आपका। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर सीक्वेंस की बात करें, तो आपको यह ध्यान रखना है कि टॉप पे आपका हो गया जीएसटी, फिर आपका हो गया डायरेक्ट, ये आपका डायरेक्ट टैक्सेस हो गए आपके, दैट इज कॉर्पोरेशन एंड इनकम टैक्स, फिर आपका हो गया एक्साइज ड्यूटी यूनियन, एंड लास्ट आपका हो गया कस्टम ड्यूटी आपका। अगर हम इसकी देखें तो ये 29% है आपका, ये 25% है आपका, ये भी 25% है, एक्साइज ड्यूटी आपका हो गया 15% आपका हो गया, एंड ये आपका 6% हो गया। तो 6, 15, 21, 50, 50 आपका 80, 71 हो गया, एंड आपका 29% हो गया। तो ये आपका 100% आपका हो गया। तो ये आपका 2021-22 का टैक्सेशन का आपका स्लैब है आपका। आप देख सकते हैं कि ये पाई चार्ट है आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है और ये भी इंश्योर करता है। तो इसमें दो चीजें हैं कि इनडायरेक्ट ओवरऑल अगर देखा तो सबसे मेजर कंपोनेंट जीएसटी का 29%, ऑलमोस्ट आपका 1/3 से थोड़ा सा कम है। बट अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का देखें तो इक्वल वेटेज दिए 50% आपका। टैक्स रेवेन्यू के बारे में अगर हम थोड़ा सा और पढ़ें, सो दैट 2021-22 का जो बजट था, दैट एनविसेज्ड अ ग्रोथ ऑफ 16% इंक्रीज इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, ये आपका था। द बजटेड ग्रोथ इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू वाज एस्टिमेटेड टू बी लेड बाय 22% ग्रोथ इन डायरेक्ट टैक्सेस एंड 11% ग्रोथ इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो आपका डायरेक्ट टैक्सेस में ग्रोथ हुई है वो आपकी ओवरऑल आपकी अगर हमने ग्रोथ देखें तो 16% आपकी ग्रोथ हुई है, पर उस 16% में ग्रोथ करें आपका तो डायरेक्ट टैक्सेस में 22% की ग्रोथ हुई है आपका, इनडायरेक्ट टैक्सेस में 11% हुई है। तो ये आपका देख लेना कि डायरेक्ट टैक्सेस में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। अब हम आते हैं नॉन डेप्ट आपका कैपिटल रिसिप्ट्स पे आते हैं। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस एंड डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट्स आपका। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स अगर बात करें, the share of recovery of loans has declined over the years following disintermediation of loan portion of central assistance to states consequent to the recommendation of 12th Finance Commission, and states allowed to borrow directly from the market। तो ये आपका नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स का आपके बारे में था। जो ये आपका 2021-22 का बजट था, दैट एनविसेज जनरेशन ऑफ 1.9 लाख करोड़ ऑफ नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स comprising 1.7 lakh crore of disinvestment receipts आपका। In order to minimize the presence of government in the PSCs, public sector enterprises across all the sectors, government adopted a new disinvestment policy 2021 में। तो इसके बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं कि न्यू डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी आपकी क्या थी या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की पॉलिसी क्या थी। तो ये आपकी फरवरी 2021 में आत्मनिर्भर अभियान के अंदर लॉन्च करी गई थी। अंडर दिस पॉलिसी the public sector commercial enterprises have been classified as strategic and non-strategic। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि स्ट्रैटेजिक एंड नॉन स्ट्रैटेजिक में क्लासिफाई कर दिए। अब कौन से मेजर सेक्टर्स है, फॉलोइंग 4 ब्रॉड स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स आर आपका कौन कौन से हो गए। एक तो हो गया एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस आपका, ये पहला मेजर सेक्टर हो गया, यानी कि कोर हो गया, बहुत ही सेंसिटिव हो गया एटॉमिक एनर्जी, यानी कि न्यूक्लियर पावर हो गया, स्पेस हो गया, डिफेंस हो गया। फिर हो गया ट्रांसपोर्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन एस्पेक्ट में हो गया। तीसरा हो गया फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका हो गया, तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस हो गया, तो फाइनेंस से रिलेटेड हो गया। फोर्थ हो गया एनर्जी रिलेटेड आपका हो गया, तो पावर हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोल एंड अदर मिनरल्स हो गया, तो ये आपका हो गया। तो यानी कि ओवर सेंसिटिव आपका हो गया डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, यानी कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट से रिलेटेड आपका हो गया। दूसरा आपका हो गया फाइनेंसेस के चक्कर में हो गया। तीसरा आपका हो गया कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में हो गया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी कम्युनिकेशन है। एंड फोर्थ आपका हो गया पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, ये आपका एनर्जी सेक्टर में आपका हो गया। न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी। अब आपके एक्सपेंडिचर में हम ट्रेंड्स देख लेते हैं। इन द वेक ऑफ पेंडेमिक, द एडिशनल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स लेड टू अ ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ ऑफ मोर देन 30% इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन 2020-21 आपका। द डिक्लाइन इन सैलरीज ड्यूरिंग दिस वाज लार्जली ड्यू टू द फ्रीजिंग ऑफ द एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस। तो आपकी
एडिशनल एक्सपेंडिचर का जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, सो दैट ग्रीव बाय 30%। एंड सैलरीज आपकी डिक्लाइन हुई थी क्योंकि डियरनेस अलाउंस जो आपका वो होता है वो आपका डिस्टर्ब हुआ था थोड़ा बहुत। नियरली 60% ऑफ द इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग 2020-21 वाज ड्यू टू इंक्रीज इन मेजर सब्सिडीज आपका। तो जो भी आपका मेजर एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज हुआ था वो सब्सिडीज आपकी बढ़ी थी, क्योंकि 2.3 लाख करोड़ की मैंने आपको बताया था कि सब्सिडीज का भी आपका ट्रेंड देखें तो 2.3 लाख का था, जिसमें आपका 1.6 तो आपका फूड सब्सिडी था, फिर आपका 0.6 आपका वो था फर्टिलाइजर सब्सिडी, एंड 0.10 आपका पेट्रोलियम या फिर 0.13 आपका पेट्रोलियम था। तो ये आपका सब्सिडीज आपका ब्रेकअप था आपका। The government has focused on improving the quality of expenditure. So capital expenditure registered a year-on-year growth of 26% as it increased from 1.6% of GDP to 2.2% आपका। तो ये आपका हो गया सेंट्रल एक्सपेंडिचर में जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड था उसके बारे में देख लेते हैं। अब स्टेट्स में क्या ट्रांसफर हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। तो स्टेट्स को भी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांसफर करा था उसके बारे में देखते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट ने 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करी फॉर द अवार्ड पीरियड 2021-22 टू 2025-26 रिलेटिंग टू द ग्रांट इन नीड्स अमाउंटिंग टू 2.3 लाख करोड़ to the states during 2021-22 for post devolution revenue deficit grant आपका, grants to local body, हेल्थ सेक्टर ग्रांट, क्योंकि कोरोना वायरस के सेक्टर में चक्कर में आपका स्टेट्स पे बहुत ज्यादा आपका इंपैक्ट हुआ था, वो फ्रंट पे थे आपका। तो एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स, तो हेल्थ सेक्टर ग्रांट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट हो गया आपका, एंड पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट्स टू लोकल बॉडी। तो ये चार आपकी जो मेजर कंपोनेंट्स है इसको कंपनसेट करने के लिए 2.3 लाख करोड़ आपको दिया गया था 15th फाइनेंस कमीशन के। तो पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स आर प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 275 था उसके अंदर आपको ये पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स प्रोवाइड करी गई थी। द 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड दैट अर्बन एरियाज आर ग्रुप्ड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज फॉर रिकमेंडिंग ग्रांट्स टू अर्बन लोकल बॉडीज। तो ये आपका जो 15th फाइनेंस कमीशन थी इसने रिकमेंड करा था कि अर्बन एरियाज को दो ग्रुप में आपको डिवाइड कर देते हैं फॉर रिकमेंडिंग ग्रांट्स टू अर्बन लोकल बॉडीज। पहली जो आपकी कैटेगरी थी दैट इज कैटेगरी 1 सिटीज, अर्बन सिटीज विद मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन, आपका 1 मिलियन पॉपुलेशन की अर्बन सिटीज थी उसमें, एंड कैटेगरी 2 था आपका अदर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन सिटीज आपका। तो ये आपका अर्बन एरियाज की कैटेगरीज में था आपका, अर्बन लोकल बॉडीज की कैटेगराइजेशन थी आपका। कैटेगरी 1 सिटीज, अर्बन सिटीज विद मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा, एंड कैटेगरी 2 लेस देन मिलियन प्लस सिटीज आपका। अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ टू स्टेट्स के बारे में बात कर ली हमने कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे क्या रिकमेंडेशन दी थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। Total liabilities of the central government include debt contracted against the Consolidated Fund of India, technically defined as public debt, as well as liabilities in the public account. तो public account में जो liabilities हैं, तो total liabilities of the central government वो है आपकी debt contracted against the Consolidated Fund of India, as well as liabilities in the public account. These liabilities include external debt end of the financial year at current exchange rate, but exclude part of NSSF liabilities to the extent of states borrowing from the NSSF and investments in public agencies out of NSSF which do not finance central government deficit आपका। तो ये liabilities क्या हैं आपकी, इसका कंपोनेंट है, ये आपको समझ आ गया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसमें से जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो liabilities है उसका 90% ऑफ शेयर आपका पब्लिक डेप्ट होता है, while public account liabilities which includes national small saving funds, state provident funds, reserve funds and deposits and other accounts constitute the remaining 10% आपका। अब हम स्टेट गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं कि क्या है आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपका स्टेट गवर्नमेंट का। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ऑफ स्टेट इज एस्टिमेटेड टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ 3% ऑफ द जीडीपी। आपका ये एस्टिमेट करा जा रहा है कि स्टेट लेवल पे जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो 3% क्रॉस करा जाएगा आपका। Revenue deficit of the state also increased from 0.1% to 2% in 2020-21 आपका
कोरोना वायरस के चक्कर में। द रिलैक्सेशन इन बोरोइंग लिमिट्स वाज अलाउड ऑन अकाउंट ऑफ द एडिशनल एक्सपेंडिचर नीड्स एंड कंस्ट्रेन्ड रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट्स ड्यू टू कोविड-19 आपका। तो एडिशनल उनको बोरिंग लिमिट्स इंक्रीज कर दी थी। द नेट बोरिंग सीलिंग्स ऑफ द स्टेट्स वर एनहांस्ड टू 5% ऑफ द जीएसडीपी gross state domestic product of the states for the year 2020-21 and 4% of the GSDP for the states for 2021-22. Both gross fiscal deficit and revenue deficit of the states are budgeted to decline in 2021-22 from the high level they reached in 2020-21. 15th Finance Commission की recommendation देख लेते हैं. In addition to the borrowing ceilings fixed for the states, it also recorded performance-based additional borrowing space of 0.5% of the gross state domestic product to states and the power sector आपका. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपार्ट फ्रॉम द बोरिंग नेट बोरिंग सीलिंग्स जो स्टेट्स के लिए फिक्स करी हैं, 15th फाइनेंस कमीशन ने साथ में आपका परफॉर्मेंस बेस्ड एडिशनल बोरिंग स्पेस आपका रिकमेंड करा था ऑफ 0.5% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू स्टेट्स इन द पावर सेक्टर. तो पावर सेक्टर में अगर रिफॉर्म करोगे, अगर इसको मैं बहुत ही सिंपल आपको भाषा में समझाऊं, तो पावर सेक्टर के अगर उसमें रिफॉर्म्स कुछ करे जाएंगे तो उसमें आपको एडिशनल बोरिंग हो सकती है अप टू द लिमिट ऑफ 0.5% ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. द ऑब्जेक्टिव इज टू इंप्रूव द ऑपरेशनल एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द पावर सेक्टर, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए. दिस स्पेशल डिस्पेंसेशन हैज बीन रिकमेंडेड फॉर ईच ईयर फॉर अ 4-year पीरियड फ्रॉम 2021-22 टू 2024-25. तो ये आपका हर साल के लिए आपका है एंड फॉर 4 years, नॉट फॉर 5 years. जो 5 years की आपकी 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन होती है वो नहीं है, 4 साल के लिए आपके रिकमेंड करा गया है 2021-22 से लेकर 2024-25 तक का. अब साथ में क्या क्या स्टेप्स लिए हैं आपका स्टेट ने सेंटर को सपोर्ट करने के लिए 2021-22 में, उसके बारे में पढ़ लेते हैं. तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर एडिशनल बोरिंग लिमिट्स ऑफ अप टू 2% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाज अलाउड टू द स्टेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 विच वाज इक्वल टू द 4.27 लाख करोड़ आपका. तो आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर borrowing limits of the states were improved आपका up to 2% of gross state domestic product आपका. Of the additional 2% borrowing allowed to the states, the first installment of 0.5% borrowings was untied for all the states आपका. तो 2% की लिमिट थी, साथ में 0.5% आपका अनटाइड था आपका. The second part amounting to 1% was subject to implementation of following 4 specific state level reforms. तो आपका 2% आपका लिमिट थी आपकी एडिशनल बोरिंग लिमिट्स, जिसमें से 0.5% तो आपको कोई भी, मतलब आप कुछ भी करें ना करें, कोई रिफॉर्म ना करें, आपको तब भी मिलेगा. साथ में आपका 1% आपका 4 रिफॉर्म्स पर था, यानी कि आपके जो 4 रिफॉर्म्स करेंगे तो आपको और 1% आपको एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा. तो यानी कि आपको 4 रिफॉर्म की जो हर रिफॉर्म की वेटेज थी 0.25%, वो था इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, अर्बन लोकल बॉडी यूटिलिटी रिफॉर्म एंड पावर सेक्टर रिफॉर्म. तो पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए अलग से वैसे 0.5% था, पर इसको और एडिशनल 1% के अंदर इंक्लूड करा था. तो अगर क्वेश्चन आए कि कौन से रिफॉर्म्स आपके टाइड थे अंडर द 1% आपका, तो इसमें से अगर ऑप्शन आए तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म, यूटिलिटी रिफॉर्म एंड पावर सेक्टर रिफॉर्म. अर्बन लोकल बॉडी और यूटिलिटी रिफॉर्म एक ही आपका, एंड पावर सेक्टर रिफॉर्म. एक तो हो गया एनहांस लिमिट ऑफ बोरिंग आपका हो गया, दूसरा हो गया लोन टू स्टेट्स इन ल्यू ऑफ जीएसटी कंपनसेशन शॉर्टफॉल आपका, लोन टू स्टेट्स इन ल्यू ऑफ जीएसटी कंपनसेशन शॉर्टफॉल. तो अगेन गुड्स एंड सर्विस टैक्स की आपकी कंपनसेशन का जो शॉर्टफॉल है, इन ऑर्डर टू मीट द शॉर्टफॉल इन जीएसटी कंपनसेशन टू बी पेड टू स्टेट्स. तो जीएसटी कंपनसेशन जो आपका शॉर्टफॉल होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप अ स्पेशल बोरिंग विंडो इन द ईयर 2020-21 विच वाज एक्सटेंडेड फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो. साथ में एक स्कीम थी स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो ये स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक स्कीम थी विच वाज अप्रूव्ड. अंडर दिस अप्रूव्ड वेयर स्पेशल असिस्टेंस ऑफ 12,000 करोड़ रुपीज वाला आपका, रुपीज 12,000 आपका करोड़ was provided to state government in the form of 50-year interest-free loan during 2020-21. The scheme has been extended with an allocation of rupees 10,000 crore. The scheme for the financial year has 3 parts आपका. Part 1 is for the 8 northeastern states, आपका जो 7 northeastern states पर आपका हो गया.
सिक्किम एंड फॉर द हिल स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर आपका। तो स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पार्ट 1 आपका ये 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड 2 हिली स्टेट्स आपका उत्तराखंड एंड और हिमाचल प्रदेश। पार्ट 2 आपका इज फॉर स्टेट्स अदर देन पार्ट 1, तो पार्ट 1 के अलावा जो बाकी सारी स्टेट्स हैं उनके लिए। एंड पार्ट 3 इज फॉर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एसेट्स, रिसाइकलिंग ऑफ एसेट्स। तो ये पार्ट 3 आपका। तो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया एंड पार्ट 3 हो गया। पार्ट 1 हो गया आपका हिली स्टेट्स के लिए ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश एंड 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। पार्ट 2 इज फॉर स्टेट्स नॉट इंक्लूडेड इन पार्ट 1 एंड पार्ट 3 इज फॉर providing incentives to state governments for privatization, disinvestment of the state public enterprises and monetization, recyclization of assets आपका। लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन फाइनेंसेस अगर जनरल गवर्नमेंट के देखे, हमने स्टेट गवर्नमेंट के ट्रेंड्स देख लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रेंड देख लिए, अब जनरल गवर्नमेंट देखते हैं, विच मींस ओवरव्यू ऑफ फिस्कल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर एज अ होल। तो स्टेट एंड सेंटर को आप कंबाइन करें तो गवर्नमेंट जनरल गवर्नमेंट लाइबिलिटीज एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी इंक्रीज्ड इन 2020-21 कोरोना वायरस के इंपैक्ट के चक्कर में आपका। हाउएवर ये आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में इंप्रूव हो जाएगा। साथ में एक बात हम एजाइल अप्रोच के बारे में आप बात कर लेते हैं और विंडफॉल अप्रोच के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे ने मेंशन करा था, तो यही कहा था कि पेंडेमिक को टारगेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैलिब्रेटेड आपका फिस्कल पॉलिसी अप्रोच फॉलो करी थी टू सपोर्ट द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एंड ये आपकी इंडिया की जो अप्रोच थी वो एजाइल अप्रोच थी, एजाइल पॉलिसी थी, विच वॉज डिफरेंट फॉर द वाटरफॉल स्ट्रैटेजी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग फ्रंट लोडेड स्टिमुलस पैकेज अडॉप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन 2020। तो बाकी कंट्रीज ने आपकी एक वाटरफॉल आपकी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी थी जिसमें आपका फ्रंट लोडेड स्टिमुलस पैकेज थे आपके इनिशियली, पर इंडिया ने जो बाकी मैक्सिमम कंट्रीज ने फॉलो करी है, इंडिया ने एजाइल पॉलिसी फॉलो करी थी। तो वाटरफॉल अप्रोच क्या है आपका? द डिफॉल्ट मोड ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया एंड अदर द वर्ल्ड हैज बीन टू रिलाई ऑन अ प्री डिटरमाइंड waterfall approach, which is upfront analysis of the issue, detailed planning and finally meticulous implementation। ये waterfall approach होती है कि issue का upfront analysis होता है, detailed planning करते हैं and उसके बाद आपकी implement करते हैं। This is framework that underpins 5-year plans and rigid urban master plans। तो बहुत ही meticulously आपका define करा जाता है कि अच्छा ऐसे implement करेंगे, ये करेगा, वो करेगा, इसका approach होगा। ये waterfall approach होती है और यही 5-year plans का target होता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट द रियल वर्ल्ड इज अ कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल, जो कोरोना वायरस ने दिखाया। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप कौन सा थर्ड वेव फोर्थ वेव आ जाएगी। तो ये वाटरफॉल अप्रोच के इश्यूज रहते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स वॉज टू क्रिएट इवन मोर डिटेल प्लान्स एंड रेगुलेशन। अब कोरोना वायरस जैसे पेंडेमिक को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जस्टिफिकेशन दे दी, आप इतने रिजिड प्लान कैसे बना सकते हो। तो अगेन नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में आपके एक जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कहा था इट इज he dubbed this approach as a pretense of knowledge। एजाइल अप्रोच क्या होती है, ये इकोनॉमिक सर्वे आपका 2022 ने मेंशन करा था। तो ये आपका है इट इज बेस्ड ऑन फीडबैक लूप्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ एक्चुअल आउटकम्स, फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सेज एंड सेफ्टी नेट बफर्स एंड सो ऑन। तो इसमें यही है कि रियल टाइम बेसिस पे आप सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं, कोई डिटेल प्लान नहीं बना रहे कि हम ऐसा करेंगे 2 साल में, 2 महीने में ऐसा करेंगे, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल थे पिछले 2 साल। तो रियल टाइम बेसिस पे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहेंगे, फीडबैक लेते रहेंगे एंड जैसे ही आपको लगेगा कि अब रिक्वायर्ड है तो वैसे उसी के अकॉर्डिंग आपका रिस्पॉन्स रहेगा एंड उसके बाद सेफ्टी नेट बफर्स आपका क्रिएट करेंगे। तो ये रियल टाइम बेसिस है, रियलिस्टिक चीज है आपकी। प्लानिंग मैटर्स इन दिस फ्रेमवर्क बट मोस्टली फॉर सिनेरियोज एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग वल्नरेबल सेक्शंस एंड अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी ऑप्शंस। तो इसमें भी प्लानिंग रहती है बट लिमिटेड लेवल पे रहती है। तो अगेन यहां पे इसमें फोकस था कि फीडबैक लूप वगैरह ये सब इसमें इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी कलेक्शन, डिजिटल पेमेंट्स, इसके लिए आपका फीडबैक थोड़ा लेते हैं, बट ओवरऑल ये आपका एजाइल अप्रोच रहता है वाटरफॉल अप्रोच की जगह। साथ में व्हाट ऑल मेजर्स, तो ये आपका हमने जो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे था उसने कहा कि हम एजाइल अप्रोच ही फॉलो करेंगे और पिछले सालों में भी इंडिया का जो स्टिमुलस पैकेज था वो एजाइल अप्रोच पे ही चला था, वाटरफॉल अप्रोच पे नहीं। अब मेजर्स टू एनहांस एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे देखते हैं आपका। तो काफी सारे स्टेप्स लिए गए थे, जैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, GEM। तो गवर्नमेंट इन 2016 सेट अप अ डेडिकेटेड ई मार्केट प्लेस नोन एज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस फॉर परचेज ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड डे टू डे यूज गुड। तो अगेन जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 मैंडेट करता है ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स टू प्रोक्योर गुड एंड सर्विस अवेलेबल ऑन GEM फ्रॉम GEM, आपका गवर्नमेंट इकोनॉमिक
ये आपका ई मार्केट प्लेस आपका, द यूज ऑफ द ई मार्केट प्लेस, इसके चक्कर में बहुत सारी रिडक्शन हुई है, आपका पैसा बचा है, एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है। साथ में आपका अक्टूबर 2021 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आपका 2016 में आपका स्टार्ट हुआ था, 2016 में आपका स्टार्ट हुआ था एंड 2016 में आपके रूल्स फ्रेम करे गए थे। तो आपकी प्रोक्योरमेंट के लिए, आपका पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपकी न्यू गाइडलाइंस इशू करी गई थी 2021 में, which has been expanded the develop ambit of selecting bidders for executing government projects and procuring goods and services. The key changes in the procurement process are as follows. The revised guidelines now allow quality cum cost based selection for the selection of bidders for works and non-consultancy service as well. In order to ensure quality, the procuring entities now have the freedom to amend the specification based on the requirements and make any criteria used in evaluation as mandatory. The new guidelines stipulate release of payment for 75% of more of bills raised within 10 working days of the submission of the bill. An additional method, fixed budget selection, has been added for consultancy service, wherein the type of consulting service required is simple and repetitive and can be precisely defined. तो ये आपके फिस्कल पॉलिसी में जो की डेवलपमेंट थी उसके बारे में हमने देख लिया। अब थोड़ा सा हम यूनियन बजट 2022-23 में भी देख लेते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट्स रही थी। जो 2022-23 का जो बजट था इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स रही थी उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो हम एक बार टैक्सेशन में रिसिप्ट्स के एक बार देख लेते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है। हमने कंपोजिशन तो देख ली थी कि आपका टैक्स में आपका 50% आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स रहा था, 29% आपका जीएसटी रहा था, 25% आपका 2021-22 में रहा था। अब हम एक बार ट्रेंड देख लेते हैं कि कितना रहा था आपका ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट्स आपका। तो ये 10.7% था आपका, ये जो बजट एस्टिमेट्स आपका 2022-23 में। तो आपका नॉर्मली क्या रहता है आपका कि ये आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका ग्रीन वाला है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमेशा थोड़े कम रहते हैं, ऑलमोस्ट वैसे रहते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस कॉर्पोरेट एंड आपका वो ज्यादा रहते हैं आपके। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके 2020-21 में 4.8 थे कंपोनेंट एंड 5.5 आपका डायरेक्ट था। ऑलमोस्ट ये क्लोज आ गए थे एंड 2021-22 में आपका 5.4 एंड 5.4 आपका रहा था एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी आपका। एंड आपका 2022-23 में भी आपका यही कहा जा रहा है कि 2021-22 में आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपका इक्वल रहा था आपका, पर 2022-23 में आपका डायरेक्ट टैक्सेस का जो कंपोनेंट है वो 5.5% ऑफ जीडीपी रहेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस का रहेगा 5.2% ऑफ जीडीपी एंड टोटल आपका 10.7% ऑफ जीडीपी आपका रहेगा। तो ये आपका टैक्स रिसिप्ट्स का आपका ट्रेंड है आपका। बजट एट अ ग्लांस देख लेते हैं। ये आपका 2022-23 का जो रेवेन्यू एंड कैपिटल आपके एक्सपेंसेस है, आप इसको देख सकते हैं कि रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर के बारे में इसमें मेंशन करा गया है कि कितना हमारा एक्सपेंडिचर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमारा कैसे इवॉल्व करा गया है। और हम आपका सोर्सेज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसेस के बारे में भी एक बार देख लेते हैं कि मार्केट बोरिंग्स हमारी किस तरीके से आपकी बढ़ी थी। फिर आपका सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, स्टेट प्रोविडेंट फंड्स, ड्रॉन ऑफ कैश बैलेंस, एक्सटर्नल डेप्ट, अदर एसेट्स, इनके बारे में भी ये आप देख सकते हैं कि ये आपका ट्रेंड रहा था डेफिसिट फाइनेंसेस का। साथ में बहुत सारी कोर स्कीम्स थी जिनको हायर फंडिंग मिली थी। अगर हम 2022-23 में देखें तो नेशनल हेल्थ मिशन में आपका 37,800 करोड़ मिला था आपका एज कंपेयर टू 35,000 करोड़ आपका। जल जीवन मिशन में आपका बहुत सब्सटैंशियल इंक्रीज रहता है। नेशनल हेल्थ मिशन में बल्कि इनफैक्ट आपका वैसे 2,500 करोड़ का ही इंक्रीज हुआ था, पर जल जीवन मिशन में 45,000 करोड़ आपका दिया गया था 2021-22 के बजट में, जो इंक्रीज करा गया है 60,000 करोड़ इन 2020-23। नेशनल एजुकेशन मिशन में भी आपका काफी सब्सटैंशियल इंक्रीज रहा है, 40,000 करोड़ ऑलमोस्ट है फ्रॉम 30,000 करोड़ आपका। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपका 90,000 करोड़ दिया गया है इस साल। पीएम किसान में आपका 68,000 करोड़। तो जल जीवन मिशन में 60,000 करोड़ एंड पीएम किसान 68,000 करोड़। ये भी इस बैकग्राउंड में भी दिया गया है कि फार्मर्स को लग रहा होगा कि फार्म लॉस जो रिपील करे गए थे उसके बैकग्राउंड में उनको लगा कि शायद किसान को इग्नोर करा जा रहा है, फार्मर्स को इग्नोर करा जा रहा है। तो पीएम किसान के अंदर आपका 68,000 करोड़ दिया गया। पिछले साल भी 67,500 करोड़ था। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना उसको 6,400 दिया गया है करोड़। एंड प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हेल्थ इंश्योरेंस में 10,000 करोड़ आपका। तो सबसे मेजर आपका जो आप देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है वो जल जीवन मिशन में 45,000 करोड़ से 60,000 करोड़, बट एब्सोल्यूट नंबर में आपका पीएम किसान आपका 68,000 करोड़ है। अगर आप देखेंगे नेशनल हेल्थ मिशन में
तो आपका मेरे हिसाब से काफी आपका थोड़ा कम बजट है, अभी भी 37,000 या फिर 38,000 करोड़ ही है। इनफैक्ट नेशनल एजुकेशन मिशन का, क्योंकि लिटरेसी आपकी थोड़ी सी मतलब इंप्रूव तो हुई है, पर ओवरऑल आपका डिजिटल एजुकेशन के चक्कर में, कोरोना वायरस के चक्कर में गैप रहा था, क्योंकि काफी लोगों मतलब ड्रॉप आउट रेट थोड़ा सा आपका रहा था अच्छा खासा। तो इस चक्कर में आपका नेशनल एजुकेशन मिशन में भी आपका करा गया है कि आईसीटी बेस्ड आपका इक्विपमेंट्स इंश्योर करना है, कि टैबलेट्स प्रोवाइड करने हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करना है, तभी डिजिटल एजुकेशन सक्सेसफुल हो सकती है। तो प्रधानमंत्री आपका रोजगार योजना में बहुत कम है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हेल्थ इंश्योरेंस में भी कम है, पीएम किसान पे आपका बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ मेजर स्कीम्स हैं जहां पे मेजर सब्सटैंशियल आपका इंक्रीज हुआ है और ओवरऑल अमाउंट रहा है। ये आप स्कीम देख सकते हैं, ये ध्यान रहेगा आपको, इन स्कीम्स के बारे में पढ़ लेना। अगर हम हेल्थ बजट का आउटले देखें आपका पूरा, तो मैंने आपको बताया था कि आपको नेशनल हेल्थ मिशन में आपको काफी अच्छा खासा अमाउंट दिया गया है आपको। तो अगर हम 2020-22-23 का आपका बजट देखें, तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण उसको 20,000 करोड़ दिया गया है हेल्थ में। तो ये सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण मिशन को आपको बहुत ज्यादा दिया गया है। साथ में ये पोषण 2 है आपका, ये ध्यान रखना, इट इज डिफरेंट फ्रॉम पीएम पोषण। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 इट इज डिफरेंट फ्रॉम पीएम पोषण आपका। साथ में मिशन वात्सल्य, इसको भी 1400 करोड़ आपको दिया गया है, एंड मिशन शक्ति को 3000 करोड़ आपको दिया गया है। तो ये हेल्थ मिशन के अंदर आपके काफी सारे कंपोनेंट्स हैं आपके, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण, पीएम पोषण, पीएम वात्सल्य एंड मिशन शक्ति आपका। ओवरऑल अगर हम देखें तो बजट ने कहा था कि अगेन उसके बाद भी रिवाइज एस्टिमेट्स हुए हैं, क्योंकि अभी भी यूक्रेन की वॉर आगे थी, प्रिडिक्ट नहीं करा गया था। जो यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट रहा था वो फरवरी आपका 2022 में हुआ था, तो बजट आपका उससे पहले दिया गया था, तो उस टाइम पे एस्टिमेट नहीं करा गया था, तो अभी थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया। बट इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेट करी थी 9.2%। साथ में यह भी कहा था 60 लाख न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड अंडर द प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इन 14 सेक्टर्स। इनिशियली 13 थी, फॉर 14th आपकी ड्रोन स्कीम डाल दी गई थी। These schemes have the potential to create an additional production of 30 लाख करोड़ आपका। साथ में बजट ने यह कहा था कि वी आर एंटरिंग एन अमृत काल। अभी इस टाइम पे आजादी का अमृत महोत्सव है, पर अब इसके बाद तो आजादी का अमृत महोत्सव इज इंडिया एट 75 एंड अमृत काल मीन्स आपका 75 years लीडिंग अप टू इंडिया एट 100। सो दिस बजट प्रोवाइड्स इम्पेटस फॉर द ग्रोथ अलोंग 4 प्रायोरिटीज आपका। तो 4 प्रायोरिटीज है इस बजट में, तो ये भी ध्यान रख लेना कि क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस बजट में 4 प्रायोरिटीज क्या थी। पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट चेंज, एंड फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये ध्यान रख लेना, इस तरीके से ध्यान कर लीजिए कि पीएम गति शक्ति हो गया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया। पीएम गति शक्ति मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके इंक्लूसिव डेवलपमेंट करनी है, फिर इसको इन्वेस्ट भी करना है, और साथ में एंड अदर सेक्टर्स आपका, अदर इनिशिएटिव्स। तो पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका, ये आपके 4 प्रायोरिटी हो गए। द 7 इंजन्स दैट ड्राइव पीएम गति शक्ति आर, पीएम गति शक्ति की बात करें तो रोड हो गया, रेलवेज हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, मास ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। एंड द स्कोप ऑफ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान विल इनकम्पास 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity and logistics efficiency. The projects pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with the PM Gati Shakti infrastructure. PM Gati Shakti के अंदर मैंने आपको 7 कंपोनेंट्स तो बता दिए थे आपके, रोड्स हो गया, रेलवेज हो गया, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये ध्यान रखना, रोड, रेलवे, आपका एयरपोर्ट्स हो गया, और वाटरवेज तो आपका हो ही गया, वाटरवेज के साथ आपका पोर्ट्स भी हो गया, मास ट्रांसपोर्ट भी हो गया, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रोड ट्रांसपोर्ट पे आते हैं कि नेशनल हाईवे नेटवर्क विल बी एक्सपेंडेड बाय 25,000 किलोमीटर इन 2022-23। साथ में 20,000 करोड़ will be mobilized for national highway network expansion, and contracts for multimodal logistics parts will be awarded in 2022-23 for through PPP mode for implementation of multimodal logistics part at 4 locations आपका। रेलवेज की बात करें तो 1 station 1 product scheme will be implemented to help local business. 2,000 kilometer of railways will be brought under Operation Kavach, द इंडिजिनस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन। तो ये जो ऑपरेशन कवच है या फिर कवच मिशन है आपका, इसके अंदर 2000 किलोमीटर ऑफ रेलवे ट्रेन्स आपको इंक्लूड करी जाएगी।
साथ में 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years। तो ऑलरेडी वंदे भारत मिशन काफी टाइम से आपका लॉन्च करा गया है हाई स्पीड ट्रेन्स का, पर अगेन वो थोड़ा स्लो चल रहा है। तो अभी ये डिसाइड करा गया है कि 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स मैन्युफैक्चर करी जाएंगी नेक्स्ट 3 साल में। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स, अगर कार्गो टर्मिनल्स की बात करें, विल बी डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years आपका। पर्वतमाला हम बात करें तो ये रोपवेज के कंटेक्स्ट में है। नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय द नेम ऑफ पर्वतमाला विल बी डेवलप्ड ऑन पीपीपी मोड आपका। कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी अवॉर्डेड इन 2022-23 फॉर 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स ऑफ 60 किलोमीटर लेंथ। तो ये आपका हो गया कि नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है आपका पर्वतमाला, तो ये पीपीपी मोड में होगा। 2022-23 के अंदर 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स को का कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा ऑफ 60 किलोमीटर लेंथ आपका। एग्रीकल्चर में बात करें तो किसान ड्रोन्स विल बी यूज्ड फॉर क्रॉप असेसमेंट, ये आपका ध्यान रखना। फिर साथ में केन बेटवा प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो 2 डेवलपमेंट हुई थी। एक तो दिसंबर 2021 में यूनियन कैबिनेट अप्रूव द फंडिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ केन बेटवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स आपका। तो इसके साथ में ये दिसंबर 2021 में होता। फिर आपका बजट के अंदर 2022 का जो बजट है उसके अंदर 1400 करोड़ आपका आउटले दिया था केन बेटवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट को। तो इसके अंदर यही होगा कि हार्वेस्ट मतलब जो किसान को वाटर दिया जाएगा, आपको फार्मर्स को इरिगेशन के लिए वाटर दिया जाएगा, वो प्रोवाइड करा जाएगा। सो 1400 करोड़ आउटले दिया जाएगा केन बेटवा इंटरलिंक वाटर प्रोजेक्ट का आपका। तो केन बेटवा का आप देख सकते हैं कि ये आपकी केन रिवर है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज है आपकी केन, ये यमुना रिवर है, ये केन रिवर है, ये बेटवा है आपका, ये आप देख सकते हैं। और ये आपका देख सकते हैं कि आपका मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में आपका है। उत्तर प्रदेश ये आपका हो गया, बाकी आपका मध्य प्रदेश हो गया। ये बेटवा रिवर आपकी यहां पे भी जा रही है, ये मध्य प्रदेश आपका हो गया। तो ये इस तरीके से आपका रिवर, और ये है तो यहां से आपका केन से शुरू हो रहा है आपका केन रिवर से, और ये आपका इंटरलिंक प्रोजेक्ट है आपका केन बेटवा का। तो अब इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है केन और बेटवा रिवर, क्योंकि हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो दोनों, तो पहली बात तो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। केन इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स इन द बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। जो केन रिवर है, जो आपकी मैंने दिखाया था, इस साइड में आपकी राइट साइड में आपकी है। द रिवर बिगेन्स नियर अहिरगवान विलेज इन द जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी एंड जॉइंस यमुना रिवर इन उत्तर प्रदेश। 427 किलोमीटर की है। तो ये आपकी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आपकी शुरू होती है एंड यमुना को आपका उत्तर प्रदेश में मिलती है। ये ध्यान रखना, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आपका। बेटवा आपकी होती है विंध्या रेंज में, जस्ट नॉर्थ ऑफ होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश। दोनों आपकी मध्य प्रदेश में शुरू होती है एंड फ्लोज नॉर्थ ईस्ट थ्रू मध्य प्रदेश एंड ओरछा टू उत्तर प्रदेश। ये ध्यान रखना कि ओरछा रीजन आपका मध्य प्रदेश का, इसको भी प्रमोट करा जा रहा है, तो इससे भी फ्लो करती है एंड देन टू उत्तर प्रदेश। ये बेटवा रिवर है, केन से लंबी है आपकी, तो 590 किलोमीटर है आपका। केन की रिवर आपकी 427 है एंड बेटवा आपकी 590 किलोमीटर है। तो विंध्या रेंज से स्टार्ट होती है, फिर मालवा रीजन से अभी आपकी ट्रैवल करती है। तो इसका काफी ज्यादा कोर्स तो इसका नेविगेबल है ही नहीं। एंड प्रोजेक्ट ये उसमें है कि द वाटर विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम केन रिवर इन एमपी टू द बेटवा रिवर इन यूपी। तो केन रिवर से आपका बेटवा रिवर में पानी लेके जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है। इसके जो 2 फेज हैं, जिसमें 4 कंपोनेंट्स हैं। तो फेज 1 के हैं, विल इन्वॉल्व वन ऑफ द कंपोनेंट्स आपका है दाऊधन दाम कॉम्प्लेक्स एंड इट्स सब्सिडरी यूनिट सच एज लो लेवल टनल, हाई लेवल टनल एंड 221 किलोमीटर का केन बेटवा लिंक कैनाल एंड पावर हाउसेस। तो इसका जो एक कंपोनेंट है आपका, अगर क्वेश्चन है दाऊधन डैम, आपका दाऊधन डैम, तो ये जो दाऊधन डैम है आपका, ये आपका आता है केन रिवर के अंदर आपका। तो वहां पे केन रिवर पे आपका बनाया जाएगा। साथ में फेज 2 विल इन्वॉल्व 3 कंपोनेंट्स, लोअर और डैम, बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एंड कोठा बैरेज आपका। तो जो मेजर कंपोनेंट्स है आपके 4 कंपोनेंट्स है, एक हो गया दाऊधन डैम और साथ में एसोसिएटेड एस्पेक्ट, फिर आपका हो गया लोअर और डैम, बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एंड देन लास्ट आपका हो गया कोठा बैरेज आपका। ये आपके प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स हो गए। एमएसएमई सेक्टर के लिए हम देखें तो उद्यम, ई श्रम, एनसीएस एंड नसीम पोर्टल्स विल बी इंटरलिंक्ड। तो ये सारे पोर्टल्स आपके एमएसएमई पे के रिलेटेड हैं। साथ में इनको इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम के अंदर इंक्लूड करा जाएगा, विच विल बी एक्सटेंडेड अप टू मार्च 2023।
साथ में आपका रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम विल बी रोल्ड आउट। तो रैंप प्रोग्राम, आपका रैंप प्रोग्राम से लगेगा कि यार ये थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, पर रैंप प्रोग्राम है आपका एमएसएमई के चक्कर में है, आपका रिलेटेड है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम आपका। स्किल डेवलपमेंट में देखें तो देश स्टैक ई पोर्टल आपका रोल आउट लॉन्च करा जाएगा। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, देश स्टैक ई पोर्टल, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। सो ये लॉन्च करा जाएगा। स्टार्टअप्स विल बी प्रोमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति एंड फॉर ड्रोन एज अ सर्विस। तो स्टार्टअप्स प्रमोट करा जाएगा ड्रोन शक्ति के लिए, किसान ड्रोन्स के बारे में मैंने मेंशन करा था, एंड फॉर ड्रोन एज अ सर्विस आपका DRAAS। एजुकेशन के लिए 1 क्लास 1 टीवी प्रोग्राम फॉर पीएम विद्या विल बी एक्सपेंडेड टू 200 टीवी चैनल्स। एंड साथ में एक आपके डिजिटल यूनिवर्सिटी फॉर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन विल बी स्टैब्लिश। हेल्थ में देखेंगे तो एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विल बी रोल्ड आउट। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम विल बी लॉन्च, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, तो यानी कि टेलीमेडिसिन और मेंटल हेल्थ को इंक्लूड करके ये एक प्रोग्राम लॉन्च करा जाएगा। टेलीमेडिसिन के लिए आपका एक प्रोग्राम है ई संजीवनी, ये आपका लॉन्च करा जाएगा। A network of 23 telemental health center of excellence will be set up with NIMHANS being the nodal center and International Institute of Information Technology Bangalore providing technology support। साथ में फिर सक्षम आंगनवाड़ी भी आपका लॉन्च करा जाएगा। इंटीग्रेटिव बेनिफिट्स टू वुमेन एंड चिल्ड्रन थ्रू मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2 लाख आंगनवाड़ीज टू बी अपग्रेडेड टू सक्षम आंगनवाड़ीज, ये इसके फोकस था। साथ में प्रोग्राम है पीएम डिवाइन, DEVINE, तो ये है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट, DEV से आपका डेवलपमेंट हो गया, इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, NE से नॉर्थ ईस्ट हो गया, I से इनिशिएटिव हो गया एंड D से डेवलपमेंट। सो ये आपकी लॉन्च करी जाएगी कि नॉर्थ ईस्ट जो आपका मेजर कंपोनेंट है आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर आपका ये लॉन्च करा जाएगा टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट आपका। इसके लिए 1,500 करोड़ 1500 करोड़ आपका प्रोवाइड करा जाएगा। तो अगेन पीएम डिवाइन इज फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन आपका। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये लॉन्च करा जाएगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेज, जहां पे कम पॉपुलेशन है, लिमिटेड कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर। तो ये ध्यान रखना कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, पर ये नॉर्दर्न बॉर्डर के लिए आपका लॉन्च करे जा रहे हैं। एंड अगेन वाइब्रेंट विलेज फॉर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे अंडर डेवलप्ड है आपके। बैंकिंग सेक्टर में देखा जाए तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स विल सेट अप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स। साथ में सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट CPACE will be established for speedy winding up of companies। सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट CPACE आपका ये लॉन्च करा जाएगा। इनोवेशन सेक्टर के लिए भी प्रमोट करा जाएगा। एंड साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडस्ट्री के लिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है जो 2005 का है, that will be replaced with a new legislation to enable states to become partners in development of enterprise and service hub। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो आपका यूपीए एरा में आपका इनेक्ट करा गया था 2005 का, इसकी जगह पे आपका डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब आपके सेटअप करे जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब आपका, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब आपका सेटअप करे जाएंगे इंस्टेड ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के चक्कर में 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट हैज बीन ईयरमार्क फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। सनराइज अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सनराइज अपॉर्चुनिटीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशियल सिस्टम एंड ड्रोन्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इकोसिस्टम्स, स्पेस इकोनॉमी, जेनोमिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन मोबिलिटी सिस्टम। तो ये आपके सनराइज सेक्टर्स आइडेंटिफाई करा गए हैं। तो इस पे अगर क्वेश्चन है कि बजट में सनराइज सेक्टर्स कौन से हैं, तो क्लीन मोबिलिटी सिस्टम, ग्रीन एनर्जी, जेनोमिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, स्पेस इकोनॉमी, जियोस्पेशियल सिस्टम एंड ड्रोन, सेमीकंडक्टर एंड इट्स इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारे आपके सनराइज अपॉर्चुनिटीज हैं। साथ में क्लाइमेट एक्शन के लिए भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स दी गई हैं। 5 to 7% बायोमास पेलेट्स
विल बी को फायर्ड इन द थर्मल पावर प्लांट्स। तो ये भी आपका है कि बायोमास पेलेट्स को भी यूज करा जाएगा। पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो उसके लिए इफेक्टिव कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज एस्टिमेटेड एट 10 लाख करोड़ इन 2022-23 विच इज अबाउट 4% ऑफ जीडीपी। और डिजिटल रुपी आपका इंट्रोड्यूस करा जाएगा। उसके लिए आप 8Q22 पे हमारे यूट्यूब का लेक्चर आप देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका डिजिटल रुपी इंट्रोड्यूस करेगा 2022-23 में। और फिस्कल मैनेजमेंट की बात करें तो बजट एस्टिमेट आपका है कि 34.83 लाख करोड़ आपका है बजट एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट आपका फॉर 2021-22 की बात करें तो 37 लाख करोड़ एंड टोटल एक्सपेंडिचर इन 2022-23 इज एस्टिमेटेड एट 39 लाख करोड़ आपका। फिस्कल डेफिसिट इन द करंट ईयर इज एस्टिमेटेड एट 6.9% ऑफ जीडीपी एंड 2022-23 में आपका 2000 में आपका था, अगर 2021-22 का जो फिस्कल डेफिसिट आपका वो 6.9% आपका एंड 2022-23 में आपका 6.4% ऑफ जीडीपी आपका। डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो एक अपडेटेड रिटर्न इंट्रोड्यूस करा है। सो प्रोविजन टू फाइल एन अपडेटेड रिटर्न फॉर पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स। कोऑपरेटिव सेक्टर्स के बारे में बात करें तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स विल बी पेड बाय कोऑपरेटिव्स विल बी ब्रॉट डाउन फ्रॉम 18.5% टू 15%। तो कोऑपरेटिव्स पे आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स भी आपकी इंट्रोड्यूस करी गई थी, सेटअप करी गई थी। तो उसको टारगेट करने के लिए, उनको थोड़ा बढ़ावा देने के लिए आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेड बाय कोऑपरेटिव्स विल बी ब्रॉट डाउन फ्रॉम 18.5% टू 15%। तो ये आपका इंश्योर करा जाएगा। सरचार्ज ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज विल बी रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 7% फॉर दोज हैविंग टोटल इनकम ऑफ मोर देन 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़ आपका। नेशनल पेंशन स्कीम में पैरिटी लाई जाएगी। टैक्स डिडक्शन लिमिट will be increased from 10% to 14% on employees' contribution to the NPS of state government employees. This will bring them at par with the central government employees आपका। Startups के लिए incentives provide करे जाएंगे। A period of incorporation extended by 1 year up to March 2023 for eligible startups to avail tax benefits. साथ में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो अगेन बजट ने क्रिप्टो करेंसी मेंशन नहीं करी थी टर्म। हमारे जो 2022-23 का जो यूनियन बजट है उसने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मेंशन करा था, पर ये क्रिप्टो करेंसी ही माना जा रहा है। सो एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स विल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। तो फ्लैट 30% आपका टैक्स करा जाएगा जो वर्चुअल डिजिटल एसेट से आप अर्न करेंगे, यानी कि क्रिप्टो करेंसी माना जाए। अगेन क्रिप्टो करेंसी टर्म मेंशन नहीं करी बजट में, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द डिजिटल रुपी विच आरबीआई इज प्लानिंग टू लॉन्च। To capture the transaction details, TDS will be provided on payment mode in relation to transfer of virtual digital asset at a rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital assets will also be taxed in the hand of the recipient. तो अगर आप किसी को बर्थडे गिफ्ट में या फिर एनिवर्सरी गिफ्ट में या फिर इन जनरल आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं आपका क्रिप्टो करेंसी, आप शगुन अगर आप क्रिप्टो करेंसी में दे रहे हैं या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट में दे रहे हैं, तो जो भी उसका रेसिपेंट होगा उसको भी 30% टैक्स आपका देना पड़ेगा जो भी आपका है। तो यानी कि 10,000 रुपए की आपकी क्रिप्टो करेंसी दी आपको, तो 3,000 रुपए उसमें से आपको टैक्स देना पड़ेगा आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में। साथ में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, उनके लिए टैक्स इंसेंटिव दिए जाएंगे काफी सारे। और साथ में सरचार्ज को रैशनलाइज करा जाएगा। सरचार्ज ऑफ एओपीज कंसोर्टियम फ्रेम टू एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कैप्ड एट 15%। तो ये भी आपका है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बारे में बात करें, एनी सरचार्ज और सेस ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स विल नॉट बी अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट है आपके, दैट कस्टम ड्यूटी ऑन कट एंड पॉलिश डायमंड्स एंड जेमस्टोन्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू 5% आपका। तो कस्टम ड्यूटी आपकी कट एंड पॉलिश डायमंड दोनों पे एंड जेमस्टोन्स पे, उस पे कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर दिए 5% तक। नील कस्टम ड्यूटी विल बी इम्प्लाइड ऑन सॉन डायमंड टू गिव अ बूस्ट टू द जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। कस्टम ड्यूटीज ऑन अम्ब्रेलाज, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिक सा पॉइंट था कि अम्ब्रेलाज पे क्या फोकस करें, क्योंकि चाइनीज इंपोर्ट काफी आ रहा था। तो कस्टम ड्यूटीज ऑन अम्ब्रेलाज हैज बीन रेज टू 20% ताकि आपका चाइनीज उसको करने के लिए, एंड एक्सेप्शन टू पार्ट्स ऑफ अम्ब्रेलाज बीइंग विथड्रॉन आपका। अनब्लेंडेड फ्यूल टू अट्रैक्ट एन एडिशनल अनब्लेंडेड फ्यूल, क्योंकि ब्लेंडेड फ्यूल को प्रमोट करने के लिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रमोट करने के लिए अनब्लेंडेड फ्यूल विल अट्रैक्ट एन एडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी ऑफ ₹2 पर लीटर फ्रॉम द 1st of October 2022 टू एनकरेज ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल आपका।
तो फ्रेंड्स ये था मेरा लेक्चर आपका फिस्कल पॉलिसी के ऊपर, जो मैंने बहुत सारी डायमेंशंस आपसे कवर करी, एक्सपेंसेस के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर बहुत सारी चीजें मैंने कवर करी, थोड़ा बहुत बजट प्रपोजल, इकोनॉमिक सर्वे वो भी मैंने आपको बताया, कहां से टैक्सेशन आ रहा है कहां से नहीं आ रहा। तो ये चीज ध्यान रखना कि फिस्कल डेफिसिट कितना है, टैक्सेशन कितना है, इसके जो एसोसिएटेड एस्पेक्ट है कंसेप्ट के रिलेटेड, उसके लिए आप हमारे फाउंडेशन बैच के कोर्सेज या फिर करंट अफेयर्स के इकोनॉमिक्स का जो फोकस था उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो ये सिर्फ आपके इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स थे, इसके कंसेप्ट्स आप अलग से पढ़ सकते हैं हमारे बाकी वीडियो से। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। मेरा नाम दीपक सिंह है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, यू प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एंड माई टीम मेंबर्स एट फेसबुक, Instagram, Telegram, and YouTube. These are our contact details, info@aqbias.com, and this is our contact number 9319058800. ये हमारा मेल ID है. If you have any query with respect to prelims or any other topic in general, if you have any stress related issue, then please feel free to connect with us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.